ये पूरा एक ब्रस्ट लगा आके सीने में, ये करीब से फायर हुआ है। ओ भाई, अगर दूर से फायर मारे होते, कोई एक मत्थे च वजदा, कोई एक धुनी च वजदा, कोई एक पैर च वजदा, सदे हाथ च वजदा। बच्चे के अंदर मौके पर फर्क कमाल मौजूद है, सदफ अली मौजूद है, अख्तर हुसैन मौजूद है, अहमद हुसैन मौजूद है, मोहम्मद कामरान मौजूद है, वकार अली कांस्टेबल मौजूद है, गुलाम हुसैन कांस्टेबल मौजूद है, शकील भट्ट खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रात एहसन शाह का कत्ल हो चुका है और हमारे साथ अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं जो बेबाक बोलते हैं और अपनी बात पे पक्के रहते हैं। आज तक इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इनका कुछ अरसा पहले एक बयान आया था कि एहसन शाह बेकसूर है और आने वाले वक्त में ये साबित हो जाएगा। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। घर वालों की जानिब से ये कहना है कि ये फेक इनकाउंटर है। इनसे जानते कि आखिर इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमर भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपने हक़ाइक़ पर मबनी मुझसे एक सवाल पूछा है कि हक़ाइक़ क्या हैं एहसन शाह केस के पीछे, और मेरे उस इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा गया था कि मुझे प्राइमा फशाई नज़र आता है कि एहसन शाह बेकसूर है। कई लोगों ने बड़ा बैकलैश दिया मुझे कि यार ये मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब ने कैसा बयान जारी कर दिया। आज से 6 महीने 6 दिन कबल 18 फरवरी 2024 की रात 10 बजे के करीब एक बड़ा दिल खराश वाक़या पेश आता है जिसमें अमीर बलाज का बड़े बुरे तरीके से कत्ल हो जाता है। आप, मुझ समेत पूरी कौम ने, हमने मजम्मत की इस पूरे वाक़ये की, इस तरह मजम्मत की कि इसको एक हाई प्रोफाइल केस बन गया ये। अब आप उस मुकदमे को अगर आप पढ़ें जो अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मुकदमा था, उस मुकदमे का जो वकूआ है वो रात 10 बजे का था और 11:45 पे पर्चा दर्ज हो चुका था। उसके अंदर 6 मुल्जमान थे, 2 मुल्जमान नामजद थे और 4 मुल्जमान नामालूम थे। जो 2 नामजद किए गए मुल्जमान थे वो कौन थे? गोगी भट्ट और दूसरा तीफी भट्ट। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कहां बना भाई? वो उसी वक्त फरार हो गए। पकड़ा कौन गया? एहसन शाह। तो मरकजी मुल्जम कौन थे? तीफी भट्ट। बना किसको दिया? एहसन शाह को बना। टिंड किसकी की? तस्वीर किसकी वायरल हुई? पुलिस अपनी कार्रवाई किस तरह बता रही थी? जी हमने रिकवरी कर ली, हमने जी ये पैसे रिकवर करवा लिए। पुलिस के सामने एहसन शाह एक ऐसा बली का बकरा था जो एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखता था, जो अमीर बलाज का दोस्त था। एक सनसनी खेज उसकी गिरफ्तारी थी कि जी दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया रैकी देकर। आज अगर मेरी किसी ने रैकी देनी हो, अमीर बलाज कोई मामूली बंदा नहीं था, वो एक मशहूर शख्सियत था। अमीर बलाज की रैकी देने के लिए किसी को 50 लाख देने की जरूरत नहीं है। मेरी किसी ने रैकी देनी हो, मेरी लोकेशन गूगल पर अवेलेबल है। आपको मैंने कहा मेरा नाम गूगल पे सर्च करें, लोकेशन पे आए, आप आ गए। मेरी किसी को रैकी देने की जरूरत है? मेरी गाड़ी का नंबर तक नोटेड है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि मशहूर शख्सियात की रैकी नहीं होती। इस पूरे मुकदमे को, जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस था, मैंने ये बात कही थी कि एहसन शाह को बली का बकरा बनाया है। वही हुआ उसके साथ। शवाहद नहीं थे, उसकी बेल लगी हुई थी और गालब अमकान था बेल हो जानी थी, और मेरी बात वो सच होनी थी कि एहसन शाह बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा। इसलिए नहीं कि वो इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस है कि नहीं। अगर मुलव्वस था तो शवाहद की रोशनी में उसको सजा दी जाती, एविडेंस की रोशनी में सजा दी जाती। ऐसा नहीं हुआ। अमर भाई, उसके साथ क्या हुआ? उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। हाई प्रोफाइल केस हो, एहसन शाह को एक 2023 के मुकदमे के अंदर, डकैती के मुकदमे के अंदर नामजद करके शकील भट्ट ने उसका जिस्मानी रिमांड लिया, और जिस्मानी रिमांड लेने के बाद उसका ये इनकाउंटर करवाया। आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि 2 लीड के डाले आगे हों, 2 लीड के डाले पीछे हों, प्रिजन वैन हो? आप पर्चा तो पढ़ें,
पर्चे के अंदर मौके पर फर्क कमाल मौजूद है, सदफ अली मौजूद है, अख्तर हुसैन मौजूद है, अहमद हुसैन मौजूद है, मोहम्मद कामरान मौजूद है, वकार अली कांस्टेबल मौजूद है, गुलाम हुसैन कांस्टेबल मौजूद है, शकील भट्ट खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 8 बंदों की मौजूदगी में 2 शूटर आते हैं, कत्ल करके निकल जाते हैं, और जिसको छुड़ाने आए हैं उसी का कत्ल कर देते हैं। ओ भाई, अगर दूर से फायर मारे होते, कोई एक मत्थे च वजदा, कोई एक धुन्नी च वजदा, कोई एक पैर च वजदा, सद्दे हाथ च वजदा, ये पूरा एक ब्रस्ट लगा आके सीने में, ये करीब से फायर हुआ है। फिर 9:25 का वकूआ है। एहसन शाह का जो इनकाउंटर हुआ है, मैं इसको कभी नहीं कहूंगा ये मर्डर हुआ है। 9:25 का वकूआ है, 9:45 पे पर्चा हो गया है। अगर मैं आपको पर्चा दिखा दूं तो इसको कैमरे के अंदर आप ला सकें तो ये जरा देखिए, ये इतना डिटेल्ड पर्चा है, इतना डिटेल्ड पर्चा है कि इसका इस्तगासा लिखते लिखते आधा घंटा लग जाए। 9:25 पे वकूआ हुआ है और 9:45 पे एफआईआर हो गई है। अगर शकील भट्ट ने इसका इस्तगासा लिखा होता तो आधा घंटा इस्तगासे में लगता, फिर ये असाइयां वाला कब्रिस्तान से थाना शादबाग जाते हुए टाइम लगता। थाना शादबाग में जाने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, वो पहले तो इसका फ्रंट डेस्क के ऊपर ई टैग लगाता, ई टैग लगाने के बाद सारी एंट्री करता, एंट्री करने के बाद उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करता। लेकिन इस पर्चे को देखें कि इस पर्चे के अंदर 9:45 पे वो कह रहे कि जी मैंने तो इस्तगासा असल एफआईआर भी पकड़ा कर मैंने एसएचओ के टेबल पे रख दी है। भाईजान 20 मिनट में, इसका मतलब है इनकाउंटर होने से पहले ही इस्तगासा भी तैयार था और एफआईआर भी तैयार थी। जिसने इनकाउंटर किया उसकी मदय्यत में, और पर्चा किस पे दिया? एहसन शाह के ही बड़े भाई, उसके ही बड़े भाई के ऊपर पर्चा दे दिया। क्यों? इसलिए कि भाइयों के पीछे फिर भाई पर्चा करवाने आते हैं, एनू अपनी टेंशन पै जाए, अपनी जमानता के पीछे भाजे। आज उसका भाई बाहर होता, वो कोई वकील करवाता, इस्तगासा फाइल होता। रात से लेकर अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ एहसन शाह का। क्यों नहीं हुआ? अगर तो उसका भाई मार गया है तो पोस्टमार्टम करवाती ना पुलिस। रात से सर्द खाने में बॉडी मौजूद है। यह पूरी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जिसके अंदर डिपार्टमेंट मुलव्वस है। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई, उन मुलजमान को कैसे पता था ये साइयां वाला कब्रिस्तान में आ रहे हैं? ये पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये प्राइमा फशाई जितनी चीजें हैं, मैं ये कहूंगा आपके इस प्रोग्राम के तवासत से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईए करे। ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। कस्टोडियल टॉर्चर, डेथ, रेप, इसकी प्रिवेंशन और पनिशमेंट का एक्ट 2022 में आया है, जिसके अंदर लिख दिया गया कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एजेंसी करेगी 1 महीने में, और 1 महीने में इसका ट्रायल मुकम्मल होगा। दूसरे नंबर पे इस केस पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठे। एक चीज को 1 मिनट के लिए जरा साइड पे कर दें कि एहसन शाह इस मुकदमे में मुलव्वस था या नहीं, लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, उसका ये जो कत्ल किया गया है पुलिस कस्टडी के अंदर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और अगर आज हम इस पर ना बोले तो कल आप पर, मुझ पर या किसी पर भी इल्जाम लगेगा। इल्जाम लगने के बाद वो पुलिस कस्टडी में जाएगा और पुलिस कस्टडी में उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा कि अपने ही इसको छुड़वाने आए और सारी गोलियां भी इसी को मार गए। राइट? दूसरे नंबर पे ये 2024 में जो पर्चा हुआ है मीर बलाज टीपू का, इस पर्चे में जब तक एहसन नामजद नहीं था तब तक इसके ऊपर कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। जैसे ही नामजद होता है तो इसके ऊपर डकैती के पर्चे भी डाल दिए 2023 के। क्यों डाले? इनको पता था कि मीर बलाज टीपू कत्ल केस के अंदर तो इसको हमने भेज दिया है जुडिशियल कस्टडी में, अब दोबारा भी तो बाहर लाना है। नए मुकदमे डाले, फिजिकल रिमांड लिया, और फिजिकल रिमांड लेने के बाद क्या किया? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। सर लास्ट में मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर हर तरफ लोग बातें कर रहे हैं कि हमेशा से एक तरीके से इनकाउंटर होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, ये कैसे रुकेगा? कैसे कानून जो है
अमल करेगा और आम जो शहरी है पाकिस्तान का वो महफूज होगा? कब इस पर अमल किया जाएगा? भाई पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मैं अकेला बोलता था ना कि यार ये ज्यादती है, किसी मुलजम की टिंड करना, ये ज्यादती है, उसकी तस्वीर बनाना, मेरे साथ हुआ है। 6 दहशतगर्दी के पर्चे थे मेरे ऊपर। थाना सांदा के अंदर मुझे हथकड़ियां लगाकर रोजे की हालत में 6 घंटे खड़ा किया, सारी रात तशद्दुद हुआ। मेरी तस्वीर बनाकर इन्होंने वायरल की, जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वातु इज्जू मंतुशा वातु जिल्लू मंतुशा। हमें हथकड़ियां लगाने वाले आज सस्पेंड हुए बैठे हैं। हमें हथकड़ियां लगाने वाले, हमारी तस्वीर बनाकर वायरल करने वाले, उनको गालियां पड़ी। जिसने तस्वीर लगाई उसको ही गालियां पड़ी। राइट? ये जो मामला है कि कस्टडी के अंदर मुलजम की तस्दीक करना, असल मुजरमान बाहर हैं, उनके पीछे कोई वर्किंग नहीं हो रही, और बली का किसी को बकरा बनाकर उसको ये अंजाम दिलाना और ये कहना कि जी पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा मार्का मार दिए, लख लानत। क्यों? इसलिए कि अगर आपकी कस्टडी में कोई बंदा किसी को मार के निकल गया ना, तो फिर आप और मैं तो बाहर हैं। हमारी जिंदगी तो फिर यहां पर इस मुल्क के अंदर महफूज ही नहीं है। अमर भाई, बहुत बड़ी ज्यादती है और ये एक सवालिया निशान है। मैं चाहूंगा जुडिशल इंक्वायरी बैठे, हुकूमत वक्त इसमें खुद शामिल हो। हालांकि अंदरूनी जराए से मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि शायद हुकूमत भी इसके अंदर मुलव्वस हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो हुकूमत वक्त इसमें शामिल हो, इसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी बने और इस केस को ऐसा हाई प्रोफाइल केस बना दिया जाए कि आइंदा के बाद कभी किसी का इनकाउंटर ना हो, कस्टोडियल डेथ ना हो। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी बात अब्दुल मतीन साहब ने कर दिया कि अगर आज हम आवाज़ बुलंद नहीं करते तो कल को हमारी, आपकी और किसी की भी बारी आ सकती है। अगर वो इसमें मुलव्वस थे और उनका जुर्म भी था तो कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए थी, ना कि फ़ेक इनकाउंटर के ज़रिए और एक ही तरीके से फिर इनकाउंटर किया जाना। ना तो इस पर अदलिया बोलती है, ना हुकूमतें बोलती हैं, और आवाम बेचारी पिस रही है। आखिर ये मामला कब ठीक होंगे, कब इनका कोई हल निकलेगा, ये एक सवालिया निशान है। न जाने इसका जो हल है वो कब निकलता है। हम भी ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।